अच्छी खबरों की शुरुआत आज खाने से करते हैं। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आपके डिनर का टाइम हो चुका है। चलिए खाने से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें मैं आपको बता देती हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 4.5 करोड़ लोग बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं। उनमें से भी 17% लोग अकेले बाहर खाना खाने जाना पसंद करते हैं। एक महीने में करीब 6 से 7 बार लोगों को बाहर का खाना पसंद आता है, यानी 6 से 7 बार लोग बाहर जाते हैं डिनर, लंच या फिर ब्रेकफास्ट के लिए या ब्रंच के लिए। और दिल्ली देश की डाइनिंग कैपिटल के तौर पर उभर रही है। और एनआरएआई के हालिया सर्वे में यह बताया गया है कि भारत की फूड सर्विस इंडस्ट्री करीब 4 ट्रिलियन की है, यानी हम हिंदुस्तानी खाने के बड़े शौकीन हैं। अब आप भी जब खाने के लिए जाते होंगे तो यही कहते होंगे कि स्वाद अच्छा होना चाहिए, पैसे की चिंता नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने खाने का बिल चुकाते समय उसे ध्यान से देखा है? आपके बिल पर खाने के चार्ज के साथ साथ जीएसटी लगा होता है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट वाले जीएसटी के साथ सर्विस चार्ज भी लगाते हैं और ये सर्विस चार्ज अक्सर मुंह का स्वाद खराब कर देता है। लेकिन एक राहत की खबर है कि आपके डिनर का स्वाद फिलहाल खराब नहीं होगा। आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं डिनर। इस खबर को देखते हुए, आपके स्वाद को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये अच्छी खबर दिखाते हैं। सरकार फिलहाल सर्विस चार्ज पर रोक लगा दी है सरकार ने, और आज मैं आपको सर्विस चार्ज वाली बारीकियां भी समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले जरा ये मुद्दा अचानक से बहस का विषय क्यों बना हुआ है वो समझ लेते हैं पहले। 28 जून दिल्ली से भोपाल जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस हमेशा की तरह अपने सफर पर रवाना हुई। इसी ट्रेन में यात्रा कर रहे बाल गोविंद वर्मा ने एक कप चाय मांगी, लेकिन जब उन्होंने चाय का बिल देखा तो उनको रकम खटक गई। 20 रुपए की चाय, लेकिन बिल 70 रुपए का। रेलवे के मुताबिक ये 50 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर लिए गए हैं। खैर, ये बिल जब सोशल मीडिया पर आया तो एक बार फिर बहस ने जोर पकड़ लिया। अच्छी खबर यह है कि हफ्ते भर बाद ही सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सर्विस चार्ज को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट अपने ग्राहक को सेवा देने के लिए सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक उस रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी शिकायत की जा सकती है। नए नियम के मुताबिक सर्विस चार्ज देना या नहीं देना ग्राहक पर ही निर्भर है। रेस्टोरेंट इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। होटल या रेस्टोरेंट में खाने के बिल के साथ ग्राहकों से सर्विस चार्ज भी लिया जाता है। ग्राहक चाहे या ना चाहे उसे बिल के साथ जुड़ी ये रकम देनी ही पड़ती है। कुल खाने के 5 से 15% तक सर्विस चार्ज लिया जाना ग्राहक के लिए भारी पड़ता है, क्योंकि उसे जीएसटी भी देना होता है और इसीलिए सर्विस चार्ज को हटाने के लिए आवाज उठाई जा रही थी। अब सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है। साफ कर दिया गया है कि होटल और रेस्टोरेंट में दिए जाने वाले खाने की कीमत में सर्विस चार्ज पहले से ही शामिल होता है, यानी बिल में डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं लगाया जा सकता। बेशक सर्विस चार्ज को लेकर होटल या रेस्टोरेंट वालों की अपनी दलीलें हैं, जो अपने कर्मचारियों के नाम पर इस चार्ज को जायज ठहराने की कोशिश करते आ रहे हैं। असल में ज्यादातर रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को अपने स्टाफ के बराबर बराबर बांट देते हैं, या फिर पॉइंट सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर रकम बांटी जाती है। जाहिर है कि इससे होटल कर्मचारियों को वेतन के अलावा कुछ और रकम मिल जाती है। लेकिन इसके लिए सर्विस चार्ज थोपे जाने पर लोगों को आपत्ति रही है। अब सरकार ने मनमाने तरीके से सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे हम में से ज्यादातर लोग वीकेंड पर होटल या फिर रेस्टोरेंट में खाने का शौक रखते हैं।
जब भी वक्त मिलता है हम बाहर के खाने के लिए अपनी पसंद के होटल या फिर रेस्टोरेंट का रुख कर लेते हैं और हर बार हम जमकर तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। सर्वे भी यही बताता है कि खास तौर पर दिल्ली वाले बड़े फूडी हैं, लेकिन फिर भी भारी भरकम बिल भी हम चुका ही देते हैं। लेकिन हर बार सर्विस चार्ज के नाम पर ऊपर से वसूले जाने वाले एक्स्ट्रा पैसे की बात हमें अखरती है, पर शायद अब ऐसा नहीं होगा। सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नए नियम के बाद कोई भी होटल या फिर रेस्टोरेंट खाने के बिल में अलग से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ पाएगा। फिर भी होटल या फिर रेस्टोरेंट चलाने वाले कुछ लोग अपनी मनमानी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइंस हैं, इसके बावजूद खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक कस्टमर या फिर उपभोक्ता के तौर पर क्या करना चाहिए, उन बारीकियों को हम समझते हैं। अगर आप अपने खाने के बिल में सर्विस चार्ज लगा देखते हैं तो आप उस होटल या फिर रेस्टोरेंट के वेटर या फिर मैनेजर से सर्विस चार्ज हटाने के लिए साफ साफ कह सकते हैं। अगर कहने पर भी होटल या फिर रेस्टोरेंट आपके बिल से सर्विस चार्ज नहीं हटाते हैं तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता उस रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में ई दाखिल पोर्टल यानी www.edakhil.nic.in के जरिए अपनी फरियाद कर सकता है। उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, जिसका कहना है कि होटल और रेस्टोरेंट में दिए जाने वाले खाने की कीमत में फूड और सर्विस चार्ज पहले से ही शामिल होते हैं, ऐसे में सर्विस चार्ज वसूले जाने पर ग्राहक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी शिकायत कर सकता है। अपनी जांच के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपकी शिकायत को सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास भेज देगा, जिसने सर्विस चार्ज को लेकर अब नए नियम बनाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ग्राहक ईमेल के जरिए भी सीधे अपनी शिकायत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास भेज सकते हैं। सीसीपीए का ईमेल एड्रेस भी हम आपको बता देते हैं, ccpa@nic.in, जिस पर नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल और रेस्टोरेंट्स की सीधी लिखित शिकायत हो सकती है। नए नियम के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को बिल में मन मुताबिक सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। अब बिल में खाने के दाम के नीचे सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राहकों से बिना उनकी मर्जी से पैसे नहीं लिए जा सकते, यानी सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर ही निर्भर करता है। रेस्टोरेंट मालिक इसके लिए किसी भी हाल में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। वैसे जरूरी नहीं है कि सभी रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लेते हों। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ने कुछ रेस्टोरेंट में जाकर इसकी पड़ताल भी की है, देखिए जरा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसमें खासकर ये कहा गया है कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, बार जो ग्राहक हैं उनसे सर्विस चार्ज नहीं ले सकता। एक रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के एक रेस्टोरेंट कम बार में। पता लगाते हैं कि क्या यहां की जो प्रबंधन है वो अपने ग्राहकों से सर्विस चार्ज ले रहे हैं या फिर नहीं। हमारे साथ इस वक्त इस रेस्टोरेंट के मैनेजर अवनीत हैं। अवनीत जी, ये जानना चाहते हैं कि जो आपके यहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं, चाहे वो बार की हो या रेस्टोरेंट की, उसमें सर्विस चार्ज आप वसूल करते हैं? नहीं, हम चार्ज नहीं कर रहे हैं अभी कोई। तो कोई गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, उसकी जानकारी है आपको? अभी गाइडलाइन आई है कि आप सर्विस चार्ज नहीं चार्ज कर सकते हैं, बट हम पहले से ही सर्विस चार्ज नहीं चार्ज कर रहे हैं। तो अवनीत हमें बता रहे हैं कि वो सर्विस चार्ज यहाँ चार्ज ही नहीं करते। सर, हमें कोई बिल बता सकते हैं कि जिसमें सर्विस चार्ज? ये बिल है। तो देखिए अवनीत हमें बिल दिखा रहे हैं। ये बिल है 1898 रुपए का, उसमें 210 रुपए का वैट है और इसमें कहीं भी सर्विस टैक्स नहीं है। तो एक जगह पे हमने रियलिटी चेक की तो पाया कि यहाँ पर सर्विस चार्जेस वसूल नहीं किए जा रहे हैं। दरअसल सरकार का साफ कहना है कि अगर कोई ग्राहक अपनी खुशी से सर्विस चार्ज देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन कोई रेस्टोरेंट इसके लिए किसी ग्राहक को बाध्य नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। जब इस मामले पर हमने रेस्टोरेंट मालिकों से बात की तो उनमें से कईयों ने माना कि सर्विस चार्ज पर रोक लगाए जाने से कोई समस्या नहीं है, बल्कि कुछ ने तो इसे जरूरी कदम बताया है। जो विद रिगार्ड्स जो ये ऑर्डर आए हैं, इंडस्ट्री हमेशा सपोर्ट करती है कि कंज्यूमर्स के हित में चीज हो, बट फिर वो यूनिवर्सली होना चाहिए।
कई ऐसी जगह हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल IRCTC पे आप टिकट बुक कराइए, वहां पे एक सर्विस चार्ज लगता है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, एक यूनिवर्सल होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हर जगह होनी चाहिए। वी सपोर्ट है। सर्विस चार्ज के बारे में गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया है अभी, वो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है उपभोक्ताओं के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो सर्विस चार्ज भी देना पड़ता था लोगों को, जो होटल में कहीं भी किसी भी किस्म की सर्विस जिनको मुहैया कराई जाती थी, और ऊपर से फिर टिप भी देना पड़ता था। और टिप नॉर्मली कई लोग इसके बारे में, कई लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी, तो वो समझ करके कि सर्विस चार्ज उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा समझ करके वो सर्विस टैक्स मान लेते थे उसको हम लोग कई बार, और वो सर्विस चार्ज फिर अलग से टिप देना पड़ता था। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और मेरे ख्याल में लोगों को इससे खास करके जो, और वो सर्विस चार्ज के बारे में एक चीज़ और है कि जो होटल वाले हैं वो फिर अपने जो कर्मचारी हैं उनसे दे वर सपोज टू शेयर इट, कि बांटे उनके साथ, लेकिन वो बांटते भी नहीं थे उनको उसके साथ। दरअसल रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ज्यादातर लोग टिप देते हैं। अब मुश्किल ये हो जाती है कि इसके साथ ही सर्विस चार्ज भी देना होता है। 5% GST अपनी जगह है, इस तरह खाने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, घाटे में ग्राहक ही रहते हैं। इसीलिए अरसे से ये मांग उठ रही थी कि सर्विस चार्ज पर रोक लगाई जाए। सरकार के फैसले के बाद आम लोगों ने भी खुशी जाहिर की है। कि सर्विस चार्ज तो जो सर्विस प्रोवाइड होती है उस पर डिपेंड होता है, तो वो तो डिपेंड ऑन कस्टमर और डिपेंड ऑन द सर्विस दैट दे प्रोवाइडेड। तो हम यही सोचते हैं कि सर्विस टैक्स तो ऑप्शनल होना चाहिए और वो टोटली कस्टमर पर डिपेंड होना चाहिए। सर्विस टैक्स तो नहीं लेना चाहिए रेस्टोरेंट ने कुछ। हाँ, तो नहीं लेना चाहिए। और वो जो हमें अगर सर्विस ज्यादा अच्छी लगती भी है तो हम टिप के रूप में देते ही है ऑलरेडी, वही सर्विस चार्ज ही होता है, वो दैट शुड बी ऑप्शनल। तो वो हम मतलब कस्टमर पे डिपेंड होना चाहिए। अच्छा है, कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है। पहले 12-12.5% मेरे ख्याल से सर्विस चार्ज था, अभी नहीं ले रहे हैं, तो दैट इज अ सेविंग। पहले भी तो सर लोगों को ये पता ही होगा कि वो ऑप्शनल था, क्या लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि वो नहीं मना भी कर सकते हैं? तो वो ऑप्शनल था लेकिन कोई बोलता नहीं है। मीन्स अगर आप गए रेस्टोरेंट में, आपने खाना खाया और उसने एक बिल ला के दे दिया आपको, तो मुझे नहीं लगता कि 5% लोग भी उस पर आर्ग्यू करेंगे कि क्यों है। ऑल्दो उनको लगता है कि ये गलत है या फिर ज़्यादा लिया जा रहा है, एंड दे कैन आर्ग्यू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम छोड़ देते हैं कि क्या क्या करना है, चलो ठीक है पे कर दिया। बट हाँ, अभी जब नहीं है तो फिर सिंपल सेविंग है। इस अच्छी खबर के बाद अब हम रुख करेंगे मॉनसून का। मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिन में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में तय है कि गर्मी तो फिलहाल आपको सताने वाली नहीं है, लेकिन घर से निकलते वक्त सावधानी जरूर बरतिएगा, खासकर मुंबई वासी, क्योंकि मायानगरी में मौसम की मनमर्जियां लोगों पर भारी पड़ रही हैं। जलजमाव की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। देखिए बारिश के साइड इफेक्ट्स। जिस मॉनसून का शिद्दत से इंतजार था, उसने आने के साथ ही मुंबई को पानी पानी कर दिया। कितने साल बीत गए, न तो मुंबई बदली और न बरसात में मुंबई की सड़कों का नजारा ही बदला। बादल बरसे तो सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए, कहीं ट्रैफिक जाम लगा तो किसी रेलवे स्टेशन पर लोकल की स्पीड ही थम गई। बादलों ने मनमर्जियां दिखाई तो लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया। मुंबई में बीती रात से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। मुंबई के अंधेरी सबवे इलाके पे हम खड़े हैं, जहां पर लगातार बारिश होने के कारण लोगों की, मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये अंधेरी सबवे है जिसको बंद कर दिया गया है। लगातार यहाँ पर बारिश होने की वजह से सबवे पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, मगर जब बारिश कम हुई, मुंबई में अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है और बारिश कम होते ही यहाँ का पानी जो है वो अब धीमे धीमे उतरने लगा है। मुंबई में बारिश सोमवार रात शुरू हुई, लेकिन मंगलवार को सुबह से ऐसी झड़ी लगी कि मुंबई सराबोर हो गई। कुछ ही घंटे में सड़कों पर सैलाब आ गया, घुटनों तक पानी में लोग बेबस नजर आए। मुंबई के अलावा मुंबई के उपनगरों में भी बादल बरसे तो लोग बेहाल हो गए। दहिसर, कांदिवली, मलाड और अंधेरी के कई निचले इलाकों में पानी भर गया।
नीचे के इलाकों में कई दुकानों में पानी भर गया। कुर्ला और चैंबूर में भी बारिश ने रफ्तार रोक दी। मुंबई में बारिश होते ही लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या जो है वो और बढ़ जाती है। यही अंधेरी इलाका है सबवे के पास का, जहां पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं। किलोमीटर लंबी जो है वो कतारें लगी हुई हैं। ये मुंबई का वो इलाका है जहां से सैकड़ों लोग जो हैं हर रोज अपने दफ्तर की ओर बढ़ते हैं। सबसे सेंटर एरिया माना जाता है अंधेरी का, और ये पीक आवर है जहां पर लोग अपने दफ्तरों की ओर बढ़ते हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए वेदर डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि बारिश जो है वो और ज्यादा होगी और लोगों को अपने अपने चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जुलाई की शुरुआत हुई है, बादलों ने अभी अंगड़ाई ली है। आने वाले दिनों में बादल जमकर बरसेंगे। मौसम विभाग ने मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, बीड़, लातूर, जालना, परभणी सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 4 फेवरेबल सिनेप्टिक सिचुएशन। एक तो है, एक लो प्रेशर एरिया है जिसका लेटेस्ट लोकेशन है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। एक ऑफशोर ट्रफ है जो गुजरात कोस्ट से लेके महाराष्ट्र कोस्ट तक आ रहा है। एंड मॉनसून ट्रफ जो है अपना जो नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल पोजीशन है, उससे थोड़ा साउथ में है एंड काफी स्ट्रांग वेस्टर्लीज है। ये 4 जो फेवरेबल सिनेप्टिक सिचुएशन है, इसके कारण हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 5 दिन पूरा महाराष्ट्र स्टेट में अच्छा बारिश रहेगा, वाइड स्प्रेड रेनफॉल रहेगा। एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि खास करके कोंकण एरिया में एंड घाट एरियाज ऑफ महाराष्ट्र में स्कैटर्ड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रहेगा एंड आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल रहेगा। यानी मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र में बारिश राहत तो देगी, लेकिन इस मौसम में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यानी अच्छी खबर यह है कि मॉनसून की अब पूरे देश में एंट्री हो गई है, और जहां अभी बादल नहीं बरस रहे हैं वहां भी 4 से 5 दिन में पहुंच ही जाएंगे। मुंबई की हालत तो आपने देख ली, इसके साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल में भी बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया है। कल यानी बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट है। अगले 4 दिन में मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है। भोपाल में सोमवार से ही बारिश की शुरुआत हो चुकी है। अगले 3 दिन तक बारिश होने की संभावना है और इसी तरीके से राजस्थान से ज्यादातर जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जयपुर को मानसून ने पहले ही 4 दिन में सराबोर कर दिया। अगले 3-4 दिन में हल्की बारिश का अनुमान वहां पर भी जताया जा रहा है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वांचल से एंट्री करने वाला मानसून अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त मानसून मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, हाथरस, मैनपुरी, औरैया, मऊ और प्रयागराज में सक्रिय है। इस तरह यूपी हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान हो या बिहार, मुंबई हो या दिल्ली, हर जगह पर मानसून एक्टिव है। बादल झूमकर बरस रहे हैं, ये जल्दी ही बरसने वाले हैं और इस मौसम का आप भी लुत्फ उठाइए, लेकिन साथ ही सावधान भी रहिए। मौसम के मिजाज देखकर ही आने जाने का प्लान आप बनाइए तो अच्छा रहेगा। बदलते मौसम के बाद अब बदलते भारत की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु से बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर सामने आई है। छात्रों को शिक्षा के लिए एक हाईटेक सौगात मिली है। सबसे पहले ये सौगात चेन्नई के 3 सरकारी स्कूलों को दी गई और इन सरकारी स्कूलों के बच्चे अब मेटावर्स लैब के जरिए पढ़ाई करेंगे। मेटावर्स लैब पढ़ाई को आसान बनाने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। यही नहीं, सरकार अब मेटावर्स एजुकेशन का पूरे तमिलनाडु में विस्तार करना चाहती है। क्या है मेटावर्स तकनीक और क्या मेटावर्स दुनिया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अब तक आपने आभासी दुनिया यानी वर्चुअल रियलिटी में लोगों को खेलते देखा, लाइव कॉन्सर्ट देखा,
शादी और रिसेप्शन भी देखा, लेकिन अब वर्चुअल दुनिया में भी संभव होने जा रहा है जो अभी तक आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस तो आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन अब वर्चुअल क्लासेस लगने वाली हैं। आप दिल्ली में ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन चेन्नई में होने वाली क्लासेस में आप खुद मौजूद दिखाई देंगे। मेटावर्स की इसी खूबी को ध्यान में रखते हुए चेन्नई के सरकारी स्कूलों को शिक्षा के लिए पहली मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी लैब तैयार की गई है। इस लैब में बच्चे मेटावर्स मोड में पढ़ाई का अनुभव लेंगे ताकि बच्चे अपने विषय को आसानी से समझ सकें। जिन बच्चों ने इस लैब में पहली बार मेटावर्स का अनुभव लिया है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो समझ गए कि मेटावर्स के जरिए सीखना कितना फायदेमंद है। Metakalvi is a revolutionary concept in terms of education. In the olden days, people are using phone, dial phones, then hand phones, then touch phones. This is an immersive phone, I would call it, to make it easy for people to understand, where it takes people inside the world and make them experience it. मेटावर्स दुनिया को इस तरह समझा जा सकता है कि ये एक ऐसी आभासी दुनिया है जहां आप हजारों मील दूर बैठे अपने किसी परिचित से बात कर सकते हैं। तब भी ऐसा आभास होगा कि वो शख्स आपके सामने ही बैठा है। एक दूसरे के आसपास की सारी चीजें, एक दूसरे के आसपास का पूरा माहौल आप देख और महसूस कर पाएंगे। और गुड न्यूज ये है कि तमिलनाडु सरकार अब मेटावर्स एजुकेशन का विस्तार पूरे तमिलनाडु में करना चाहती है, ताकि बच्चों को आसान शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके और वो पढ़ाई एंजॉय भी करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पढ़ाई का ये नया तरीका बेहद रोचक है। जो बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं, वो भी इस नई तकनीक के जरिए पढ़ाई को एंजॉय कर पाएंगे। चेन्नई में देश की पहली मेटावर्स क्लास है, लेकिन संभव है कि इस नई तकनीक का इस्तेमाल जल्दी ही पूरे देश में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किस्सों कहानियों की दुनिया को हकीकत का एहसास कराने जा रही इस मेटावर्स वर्ल्ड को आपको हम विस्तार से समझाते हैं। दरअसल मेटावर्स शब्द डिजिटल दुनिया में वर्चुअल और इंटरैक्टिव स्पेस को जानने और समझने के लिए किया जाता है। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है, जहां एक इंसान शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं होते हुए भी मौजूद रहता है। मतलब इसके जरिए इंसान सोशल मीडिया की दुनिया में नई तकनीक के साथ अवतरित होता है। मेटावर्स ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिश्रण है। इसे इंटरनेट का भविष्य या फिर वर्जन 2.0 भी कहा जा सकता है। ये तकनीक आपको एडवांस स्टेज में ले जाती है। किसी खोज, किसी व्यक्ति, स्थान को सिर्फ देख ही नहीं सकेंगे आप, बल्कि उसको छूकर महसूस भी कर सकेंगे। इस तकनीक से आप वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। मेटावर्स का अनुभव आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और हाई स्पीड इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते हैं, और एक खास तरह के दस्ताने भी पहनने की जरूरत होती है इसके लिए। यानी इस तकनीक के लिए एक खास तरीके के रियलिटी चश्मे, स्मार्टफोन, मोबाइल ऐप की जरूरत होती है। और इसके अलावा इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट का होना भी बहुत जरूरी है। ये तकनीक पूरी तरह से हाई स्पीड इंटरनेट पर ही निर्भर करती है। इस पैरेलल वर्ल्ड में आप घूम सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, साथ ही इस दुनिया में ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से भी आप मुलाकात कर सकते हैं। अब तो वैसे इस आभासी दुनिया में पढ़ाई भी संभव हो पाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बैठे बैठे आप क्लास में शामिल हो पाएंगे, क्लास अटेंड कर पाएंगे। मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है। वर्चुअल मतलब जैसे अभी हम चीजों को टच कर पा रहे हैं, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें हम चीजों को टच तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा वर्चुअली उस नेटवर्क के अंदर, उस दुनिया के अंदर आ जाते हैं जहां पे हमें रियल एक वर्ल्ड नजर आता है, और उस वर्ल्ड के अंदर हम वो सब काम कर सकते हैं
जैसे कि मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं या फिर कोई सेमिनार हम अटेंड कर सकते हैं। दुनिया से अलग अलग लोग आकर उस सेमिनार के अंदर आ सकते हैं। तो एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है जहां आपको सब कुछ रियल तरह का नजर आता है। ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और इसके अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स अच्छा होना चाहिए और मेटावर्स को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ इस तरह का VR एक सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि हम मेटावर्स की दुनिया के अंदर हम देख सकें। VR मतलब सेट, एक बोल सकते हो आप, एक चश्मा बोल सकते हो या फिर आप एक गॉगल बोल सकते हो। अब ये जो गॉगल होता है ये बेसिकली नेटवर्क और कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। जैसे आपका जो लैपटॉप होता है या सिस्टम होता है उसके साथ या फिर वाईफाई के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे कि आप इसको आप अपने फेस पे लगाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं एक डिफरेंट दुनिया में। आप यहाँ पे काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं और मैं इनमें से कोई भी चीज को क्लिक कर मैं ओपन कर सकता हूँ और वो सेम जैसा में हम रियल वर्ल्ड में फील करते हैं, रियल वर्ल्ड में हम चीजों को देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली सेम चीज हमें वहां पर दिखेगी। तो मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल दुनिया है जिस दुनिया के अंदर लोग हर वो काम कर पाएंगे फ्यूचर के अंदर जो वो अभी इस फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हैं। और बहुत ही शानदार दुनिया और बहुत ही हेल्प करने वाली है आने वाले समय के अंदर। यानी एजुकेशन की दुनिया में भी मेटावर्स कमाल करने वाला है और जल्द ही मेटावर्स की एजुकेशन वाली दुनिया बनने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और सबसे खास बात यह कि इस तकनीक से दुनिया भर के स्टूडेंट्स धरती के किसी भी कोने में मौजूद हों, लेकिन वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। यानी कोई भी कहीं से भी एनिमेटेड अवतार के जरिए दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इतना ही नहीं, जैसे कि स्टूडेंट्स कोचिंग या फिर स्कूल से एक साथ घूमते हुए बाहर आते हैं, वो इस वर्चुअल दुनिया में भी एक दूसरे के साथ घूम सकेंगे और इससे उन्हें अलग अलग चीजें एक साथ एक टाइम पर सीखने का मौका भी मिलेगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा वैसे ये होगा कि अब पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई की दुनिया में कम्युनिटी का टच उनको मिल सकेगा। मेटावर्स तकनीक एजुकेशन सेक्टर में क्या बड़े बदलाव करने वाली है और इसका क्या फायदा होने वाला है, आइए समझते हैं। जो फैसिलिटीज होती है वहाँ पे अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हमें बहुत सारी चीजों की बहुत इनडेप्थ नॉलेज और बहुत बारीकी से नॉलेज होनी जरूरी है। तो मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। मैं अभी एक ऑनलाइन लैब के अंदर हूँ जहाँ पे मुझे एक स्केलेटन नजर आ रहा है और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं स्केलेटन को आप सब लोगों को आप देख पा रहे होंगे। अगर स्क्रीन पर अगर आपको विजिबल है तो एक स्केलेटन आपको नजर आ रहा है। उस स्केलेटन को मैं ऊपर नीचे और पास में भी देख सकता हूं और यहां से अगर मुझे कुछ चीज उसमें डालनी है, जैसे आप देखिए मैं अगर किसी चीज को पॉइंट करना चाहता हूं तो स्केलेटन से कितने भी पूरे ह्यूमन बॉडी को मैं देख सकता हूं और बहुत ही बारीकी से देख सकता हूं और एक एक पॉइंट को मैं मार्क कर सकता हूं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मेडिकल वर्ल्ड के अंदर अगर ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे इस चीज को इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है, तो कितना हेल्प मिलने वाला है अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को, जहां पे वो एक एक चीज को, एक एक बोन को, एक एक नर्व्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका वर्किंग समझ सकते हैं। प्रॉपर आप इस एक ह्यूमन बॉडी का फुल ब्लड फ्लो देख सकते हो कि कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, कौन से पार्ट में कितने पार्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पार्ट्स हैं। मतलब आप बहुत ही एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से देखें और एक मेडिकल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एक टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड के अंदर मेडिकल में हो या फिर डिफेंस में हो, बहुत सारी बाहर की जो कंट्रीज हैं उन्होंने डिफेंस के अंदर भी इस तरह के कुछ गॉगल्स वगैरह को इम्प्लीमेंट किया है जहां उनको ट्रेन किया जा रहा है इस तरह के डिवाइसेस के ऊपर। बेसिकली एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है जिस वर्चुअल वर्ल्ड में लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस, और वही प्रैक्टिस लोग रियल वर्ल्ड में चाहे तो हॉस्पिटल्स में या फिर अलग अलग एरियाज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये यूज है आपका मेटावर्स का रियल करंट सिचुएशन के अंदर।